हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमारे ऑलरेडी 7 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने ऑल ओवर जो हिस्ट्री है मुगल एम्पायर की वो हमने स्टडी कर ली है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा 8th और 9th एंड 10th। स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक टॉपिक है हमारा द इंपीरियल ऑफिशियल्स, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाउस होल्ड, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है जी, इंपीरियल ऑफिशियल्स। इट मीन्स के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मुगल एम्पायर का जो इंपीरियल ऑफिशियल सिस्टम था वो कैसा था, वो उसमें क्या क्या चीज़ें खास थी और क्या क्या चीज़ें उसमें जरूरी नहीं थी और कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिक्रूटमेंट एंड रैंक्स। रिक्रूटमेंट एंड रैंक्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ मुगल स्टेट वॉज इट्स कॉर्पस ऑफ ऑफिसर्स। कॉर्पस ऑफ ऑफिसर्स मीन्स के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो भी रिक्रूटमेंट की जाती थी आर्मी की। कॉर्पस मीन्स होता है आर्मी की सब डिवीजन, जिसमें टू पार्ट्स होते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कैसे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट करनी है और कैसे उनको रैंक है जो अलाउड करने हैं। डिफरेंट रैंक है जो वो दिए जाते थे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को। डिफरेंट डिफरेंट आर्मी पर्सोनल्स हैं जो उनको डिफरेंट रैंक दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। जो भी वो अपनी वॉर में जो भी अपनी कैपेबिलिटी शो करते थे या अपनी वीरता से लड़ते थे जंग के मैदान में, ब्रेवरी से डिफरेंट डिफरेंट एनिमीज को वो डिफीट करते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दिए जाते थे और वैसे ही उनकी रिक्रूटमेंट की जाती थी। सो अकबर ऑफिशियल्स imperial service Turani and Irani's noble were present from of the earliest phase of carving out political dominion. इट मीन्स के अकबर के इंपीरियल सर्विसेज में तुरानी और ईरानीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स था। वो भी इसमें काफ़ी डोमिनियन, इट मीन्स उनकी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन थी आर्मी में। जो ईरानी और तुरानी थे उनकी अकबर की आर्मी में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन थी और उनमें वो डिफरेंट रोल हैं जो वो प्ले करते थे, राइट। सो 2 रूलिंग ग्रुप्स थे, उसमें हम बात करते हैं कि राजपूत एंड इंडियन मुसलमान्स। सो इसमें देखिए रूलिंग ग्रुप्स की बात करें तो इसमें इंडियन ओरिजिन भी है, जो वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट थे। यानी कि इंडियन में इंडियन राजपूत हो गए और मुस्लिम्स हो गए, वो भी जिसको हम बोला जाता है जी मेन इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करते थे इंडियन मुस्लिम और इंडियन राजपूत। वो भी उनकी रूलिंग पार्टी का, रूलिंग कास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे, ठीक है जी। फर्स्ट ज्वाइन वॉज राजपूत चीफ राजा बहरमल ऑफ अंबर, टू हुज डॉटर ऑफ अकबर गॉट मैरिड। एक देखिए राजा था जिसका नाम था, हिंदू राजा था, राजपूत राजा था, जिसका राजा नाम था राजा बहरमल ऑफ अंबर, ठीक है जी। उसकी बेटी से अकबर की मैरिज हो गई थी, तो इस वजह से अकबर ने क्या किया था, अकबर ने उसको अपनी आर्मी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पोजीशन है जो दे रखी थी। यानी कि उसकी वो एक रैंक, अच्छा रैंक है जो वो राजा बहरमल को दे रखा था, क्योंकि उसके रिलेशन है जो राजा बहरमल के अकबर के साथ बहुत अच्छे थे, ठीक है जी। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि हिंदू कास्ट के मेंबर को भी अकबर की रूलिंग में, अकबर के रूल के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे जो हैं रैंक उनको दिए जाते थे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर वो वर्क करते थे। कौन? जो भी हिंदू कास्ट से बिलोंग करने वाले मिलिट्री पर्सोनल होते थे या अदर जो किंग्स वगैरह या मिनिस्टर वगैरह, जिनसे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो जाते थे या वॉर में वो हार जाते थे या खुद अपने आप को सरेंडर कर देते थे अकबर की आर्मी के आगे, अकबर के आगे, तो उनको अकबर क्या करता था, अच्छे रैंक दे देता था, अच्छी उनकी पोजीशन हो जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल कोर्ट में, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम ईरानीज की। एक और इंपॉर्टेंट पर्सन था जिसका नाम था राजा टोडरमल, मेंबर ऑफ हिंदू कास्ट टुवर्ड्स एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी वाज आल्सो प्रमोटेड, ठीक है जी। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कौन था? टोडरमल था, वो भी एक हिंदू था। तो अकबर ने उसको क्या रखा था?
फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा था। वो पूरी फाइनेंस की जो भी अकाउंट सिस्टम है वो उसको मेंटेन राजा टोडरमल करता था। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप में बात करते हैं ईरानी गेन हाई ऑफिसेज अंडर द जहांगीर। अब जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के रूल में भी जो ईरानीज थे उनको अच्छी पोजीशंस मिली हुई थी, अच्छे उनको रैंक मिली हुई थी। ठीक है जी। whose political influence Queen Nurjahan was an Irani. Right, students? So, for keeping exact detailed record was major concern of Mughal administration. The Mir Bakshi supervised the corpus of code. Writers. अब यहाँ पे एक और हमारे पास टाइटल आ जाता है, रैंक आ जाता है मीर बख्शी। ठीक है जी। मीर बख्शी एक ऐसा टाइटल था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो राजे को किंग है जो अपने एक खास पर्सन को मीर बख्शी अनाउंस करता था, रैंक देता था। मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी वो आर्मी ऑफिशियल्स होता था, यानी कि जो कॉर्पस थे, जो सब डिवीज़न बनी होती थी आर्मी की, उसको वो लीड करता था, उसका वो हेड होता था। तो उसको उस हेड को क्या बोला जाता था? मीर बख्शी बोला जाता था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो टाइटल है, जो किंग रैंक है, जो किंग के द्वारा है, जो वो दिया जाता था किसी भी आर्मी पर्सनल को जो एक कैपेबल पर्सन है, जिसने वॉर में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है या जंग के मैदान में बहादुरी से, ब्रेवरी से वो लड़ा है। ठीक है जी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टाइटल था। उसके बाद रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें क्या बताते हैं? ट्रैवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ रीजन अंडर द मुगल रूल बाय इंपीरियल पोस्ट। जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स मिलती हैं, उसमें हमें ये पता लगता है कि जो उनके मैसेंजर थे, जो उनके पर्सन थे, वो ट्रैवल करते थे अक्रॉस द एम्पीरियल पोस्ट। जो भी एम्पीरियल न्यूज़ वगैरह दी जाती थी वो अदर कंट्रीज़ में है जो वो पहुंचाई जाती थी इन पर्सन के द्वारा, जिनको डिफरेंट रैंक है जो दिए जाते थे। उसके बाद बात करते हैं हम राउंड द लोक रिले फुट रनर्स। उसमें फुट रनर भी आ जाते थे जो पेपर रूल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बैम्बो कंटेनर होते थे, और बैम्बो कंटेनर में है जो वो जो भी लेटर वगैरह होता था उसको फोल्ड करके उस बैम्बो में डाला जाता था, और फुट रनर है जो उसको ट्रैवल करके दूसरी जगह है जो पोस्ट करते थे। इससे इन्फॉर्मेशन है जो वो एक्सचेंज होती थी, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन है जो एक्सचेंज की जाती थी, बढ़ाई जाती थी। ठीक है जी। तो ऐसे हम ये बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन और एम्पायर की इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी डिफरेंट पीपल के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास आ जाता है कि द डिवीजन ऑफ फंक्शन इस्टेब्लिश एट द सेंटर वॉज रिप्लिकेटेड प्रोविंसेस वेयर द मिनिस्टर हैड देयर करस्पॉन्डिंग सबॉर्डिनेट्स, दीवान, बख्शी, सरदार। ठीक है जी। ये डिफरेंट टाइटल हैं जो प्रोविंशियल्स में दी जाते थे, यानी कि अकबर के टाइम में डिफरेंट प्रोविंसेस में है जो स्टेट को डिवाइड किया गया था। ठीक है जी। 12 प्रोविंशियल स्टेट्स हैं जो वो बनाई गई थी पूरी स्टेट्स की। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था, हर एक प्रोविंस में कौन उसको लीड करता था, तो उसके लिए डिफरेंट पर्सन है जो वो रिक्रूट किए जाते थे, बनाए जाते थे। जैसे कि दीवान हो गया, बख्शी हो गया और सरदार हो गया। वो क्या करते थे? दे हैड टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रोविंशियल सिस्टम को हेड करते थे, यानी कि गवर्निंग देनी, उन्होंने पॉलिसी मेक करनी, रूल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो कौन करता था? ये थ्री पर्सन होते थे। मीर, बख्शी हो गया जी, सरदार हो गया और दीवान हो गया। इनकी ड्यूटी क्या होती थी? एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, गवर्न करना। ठीक है जी। और रिपोर्ट देनी एम्परर को, जो भी एम्परर है या लाइक अकबर है, जहांगीर है, जो भी है, उसको टाइमली है जो रिपोर्ट है जो उन्होंने देनी है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन देनी है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है जी। ये इनका वर्क होता था। तो प्रोविंशियल सिस्टम ऐसे है जो चलाया जाता था। उसके बाद सरकार इनटू द ईच सूबा, आगे प्रोविंसेस में सूबा में डिवाइड थी, प्रोविंस आगे सूबा में डिवाइड थी। ठीक है जी। और सूबा में क्या होता था जी? एक सरकार बनाई जाती थी। ठीक है जी। और उसके बाद जुरिडिक्शन के लिए फौजदार सिस्टम था,
कमांडर्स थे, ठीक है जी। मस्किट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो भी यानी कि आर्मी है, ठीक है जी, उसके अलावा वहाँ पे जो भी पर्सन हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी, उनको ड्यूटी देना, उनको इंफॉर्मेशन देना, ये सारी सिस्टमेटिकली सिस्टम था जो बनाया गया था, ठीक है जी। सूबा में सरकार होती थी, सरकार के बाद क्या होता जी, वहाँ पे फौजदार होता था, कमांडर होता था, उसके बाद आर्मी में कैवलरी आर्मी होती थी, उसके बाद मस्केटर्स होते थे यानी कि बंदूकधारी जो इनके पास गन वगैरह होती है, वो प्रोटेक्शन करते थे सूबा की, ठीक है जी। तो ऐसे सिस्टम था, पहले प्रोविंशियल था, उसके बाद सूबा थे, उसके बाद बात करते हैं हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि विलेज वगैरह में क्या सिस्टम चलता था। अब देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो परगाना सिस्टम बना हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट आगे परगाना में डिवाइड है, ठीक है जी। और परगाना में क्या होता था, एक लीडर होता था जो रेवेन्यू कंट्रोल करता है, रिकॉर्ड को कीप करता है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है जी। ऐसे एक काजी होता था जो उन सिस्टम को यानी कि जो जुडिशली वर्क करता था, किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए काजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, और काजी उस इश्यूज को, उस मुद्दे को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करता था, ठीक है जी। तो ऐसे हम ये बात बोल सकते हैं कि प्रोविंशियल सिस्टम है जो ऐसे चलाया जाता था, ठीक है जी। और उसके बाद डिपार्टमेंट भी आगे डिवाइड थे। ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन अ लार्ज पोर्ट ऑफ क्लर्क्स, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, मैसेंजर एंड अदर पर्सन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, ये डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन होंगे, ठीक है, जिसमें वो रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, क्लर्क होंगे, ठीक है जी, जो रिटर्न मटेरियल को मेंटेन करेंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद अकाउंटेंट क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। उसके बाद मैसेंजर हैं जी, वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करेंगे। ऑडिटर हैं, अलग अलग उसको जर्नल्स लिखेंगे, वो इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। तो अदर पर्सन, ये सारे पर्सन क्या करते हैं, इस डिपार्टमेंट को मेंटेन करते थे। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मुगल अंपायर का जो सिस्टम था बड़ा अच्छा था, वेल इक्विप्ड सिस्टम था, जिसमें हर एक पर्सन को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती थी और प्रॉपर वे से सारा काम है जो चलाया जाता था, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें, पर्शियन वॉज द मेड लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट, बट लोकल लैंग्वेज यूज्ड बाय द विलेज अकाउंट, ठीक है जी। अब पर्शियन लैंग्वेज है जो मेन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो अकबर था उसको पर्शियन लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए उसने ऑफिशियल के लिए कौन सी लैंग्वेज है जो रखी हुई थी, पर्शियन रखी हुई थी। तो मेन जो सिस्टम था, मेन एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पर्शियन लैंग्वेज में ही चलाया जाता था। जितना भी ऑफिशियल वर्क है वो पर्शियन लैंग्वेज में ही लीड किया जाता था। बट उसके अलावा जो लोकल अफेयर्स हैं, लोकल इश्यूज हैं, उसको मेंटेन करने के लिए जो लोकल लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती थी। जैसे कि विलेज का अकाउंट है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें ही वो जो भी मेंटेनेंस है इश्यूज की, जो भी मुद्दे हैं, उनको उनके रिकॉर्ड हैं जो लोकल लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे, उसमें ही उसको मेंटेन किया जाता था। क्लियर है। और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन लोकल एंड जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल एम्परर was sometime marked by the conflict over the authority because of share the resources। अब यहाँ पे लोकल पब्लिक की बात करें कि लोकल पब्लिक के रिलेशन कैसे होते थे किंग के साथ। देखिए बहुत टाइम हम बात करेंगे कि जो लोकल पीपल थे उनके जो किंग होते थे एम्परर के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते थे। क्यों नहीं अच्छे होते थे? क्योंकि जो टैक्सेस थे बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे लोकल पीपल के ऊपर। किसान पीजेंट्स होते हैं, जो पुअर पीजेंट्री है, उनके ऊपर इतने ज़्यादा रेवेन्यू टैक्सेस होते थे, इतनी उनकी फसल नहीं होती थी, इतना प्रोडक्शन नहीं होती थी जितने उनको रेवेन्यू टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनके जो रिलेशन है अथॉरिटी के साथ अच्छे नहीं होते थे। समटाइम वो कॉन्फ्लिक्ट वाले ही रहते थे, लड़ाई वाले ही रहते थे, हमेशा रिलेशन अच्छे नहीं होते। रिसोर्सेज को लेके भी उनमें डिस्प्यूट रहता था, ठीक है जी, क्योंकि इतने ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते जितनी वो
डिमांड करती थी गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस की, रेवेन्यू की। तो रिलेशन जिम्मेदार के पीजेंट के साथ अच्छे नहीं होते थे। पीजेंट है जो वो आगे गवर्नमेंट को है जो वो आंसरेबल होता था, वो आंसर देता था। इसी वजह से जिम्मेदार है जो वो एक्सप्लॉइट करता था पीजेंट्स को, छोटे किसानों को, जिसकी वजह से उनमें जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं होते थे। कॉन्फ्लिक्ट वाले रिलेशन है जो हमेशा उनमें रहते थे, लड़ाई वाले रहते थे। ठीक है जी। तो ये था हमारा टॉपिक 8 जिसमें हमने डिस्कस किया रिक्रूटमेंट एंड रैंक, इंफॉर्मेशन ऑफ एम्पायर एंड प्रोविंशियल सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है हमारा टॉपिक 9 है जो बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। इट मीन्स इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें हमने डिस्कस करना है कि मुगल एम्पायर के जो रिलेशन थे अदर कंट्रीज के साथ, अदर नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे थे, अच्छे थे या नहीं थे, कैसे रिलेशन थे, इसके बारे में हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन क्या बोलते हैं, जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्री फॉर पॉलिटिकल पावर्स को लेके उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी रहती थी, लड़ाई रहती थी। क्योंकि देखिए हर एक जो नेबर होता है दूसरे नेबर से पावरफुल बनना चाहता है कि मेरी पावर ज़्यादा हो। ठीक है जी। तो जिसकी वजह से वो लड़ाई वाला माहौल और कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल बना रहता है। ठीक है। तो सेम एज इट मुगल जो रूलर थे, मुगल एम्परर थे, उनको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी। ठीक है जी। जैसे हम अपनी बात करें प्रेजेंटली इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है अपने बॉर्डर को इश्यूज़ को लेके, चाइना के साथ भी। तो सेम एज इट उस टाइम में भी मुगल एम्पायर को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। So these reflect the tension, political rivalry arising the competing regional interest। ठीक है जी। तो इसकी वजह से उनमें कंपटीशन है जो चलता रहता था, टेंशन बनी रहती थी, पॉलिटिकल टेंशन बनी रहती थी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सफावदी एंड कोंदर्स। ठीक है जी। सफावदी एंड कोंदर्स के साथ भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है जी। बिकॉज ऑफ मुगल किंग नेबरिंग कंट्री ईरान एंड तुरान control the frontier, define the Hindu Kush, Afghanistan separate from Iran and Central Asia, all concur whose sought to make their Indian subcontinent and cross Hindu Kush to have across the North India। It means यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि इंडिया के जो रिलेशन थे सफाविद एंड ग्वांदर के साथ अच्छे नहीं थे। क्यों? बिकॉज ऑफ जो बॉर्डर था नॉर्थ इंडिया के ऊपर, हिंदू कुश बॉर्डर बोला जाता था उसको, और जिससे इंडिया मुगल एम्पायर का रिलेशन है जो ईरान के साथ, तुरान के साथ अच्छे नहीं थे। उन कॉन्फ्लिक्ट उनमें बनी रहती थी क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया के पार्ट को वो अपने अंडर करना चाहते थे, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहते थे, जिसकी वजह से उनमें है जो काफ़ी ज़्यादा है प्रॉब्लम रहती थी। तो कोंदर वाज अ बून ऑफ contention between Safavid and Mughals. They fortress town and had initially been to possession. Humayun conquered 1595 by Akbar, while court retained the diplomatic relation with the Mughals. It continued stay claim to Gandhars। ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्वांदर क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिसको लेके मुगल एम्पायर में काफ़ी रिलेशन रहे। हुमायूं ने इसको अपने अंडर भी कर लिया था, उसके बाद अकबर ने भी उसको अपने अंडर कर लिया था। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी टेंशन वाला है जो इशू रहता था अदर बॉर्डर के साथ, सफाविदी एंड कोंदर्स के साथ। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमन की, ऑटोमन्स पिलग्रिम्स एंड ट्रेड्स। ठीक है जी। अब पिलग्रिम्स मीन्स ऐसा सेंटर जो कि हम बोल सकते हैं कि जिससे जहाँ पे मुगल एम्पायर है जो हज करने मुगल पीपल है, मुस्लिम पीपल है, हज करने जाते हैं। ऑटोमन्स मार्क्ड बाय द कंसर्न टू इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट एंड पिलग्रिम्स इन द टेरिटरी अंडर द ऑटोमन कंट्रोल। दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ द हज एंड द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है जी। ऑटोमन एम्पायर इट मीन्स के जो भी पीपल हैं जो हज करने जाते हैं, मुस्लिम्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया में जाते हैं वो हज करने, उनके लिए फ्री मूवमेंट था कि आप जाके वहाँ पे अपना जो भी आपके डिवोशन है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा आप ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेड के लिए भी उनके लिए बाउंड्री है जो काफ़ी उनके लिए खुली हुई थी, ट्रेड भी चलता था। पिलग्रिमेज जो यात्री हैं, धार्मिक यात्रा करने वाले लोग हैं
जो रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहते हैं वो भी वहाँ पे जाके इजीली है जो अपना मूवमेंट है जो कर सकते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर का जो रिलेशन है वो इन कंट्रीज के साथ भी अच्छा था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्यूज्ड एट द मुगल कोर्ट। ये भी हमारा बियॉन्ड ऑफ द फ्रंटियर का पार्ट है। अब यहाँ पे अकबर ने क्या बोला था, अकबर एक रिलीजियस टॉलरेंस वाला रूलर रहा है, एम्परर रहा है, जो दूसरे धर्मों की नॉलेज लेना चाहता था, दूसरे लोगों से मिलना चाहता था और उनसे बातचीत करके उनके धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें वो जानने की उसमें इच्छा रहती थी। इसीलिए उसने अलग अलग है जो डिफरेंट कंट्री के रिलीजियस ऑथर हैं, रिलीजियस पर्सन हैं, उनको इनवाइट किया और वहाँ पे उसने रिलीजियस टॉकिंग रखी, रिलीजियस बातचीत रखी, ठीक है जी, जिससे वो हम बोल सकते हैं अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी जानकारी लेना चाहता था कि क्रिश्चियनिटी क्या है और क्रिश्चियनिटी कैसा रिलीजन है। तो इसकी वजह से उसने क्या किया, उसने जेस्यूस को इनवाइट किया। द फर्स्ट जेस्यूस मिशन रीच्ड मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सिकरी 1580। इट मीन्स 1580 में जेस्यूस मिशनरीज हैं जो वो इंडिया में आई, अकबर के कोर्ट में आई। किसके लिए? रिलीजियस टॉक के लिए। वहाँ पे वो रिलीजियस टॉक करते थे अकबर के साथ, जिससे उनको नॉलेज मिलती थी अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में, राइट। सो ऐसे वो अकबर फतेहपुर सिकरी में 1580 में आए। तो जेस्यूस स्पोक द अकबर अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड डिबेटेड ऑफ द वर्च्यूज ऑफ उलेमा। टू मोर मिशन वर सेंट बाय द अकबर कोर्ट एट लाहौर इन 1591 to 1595, राइट। तो ऐसे रिलीजियस टॉक करके डिबेट की जाती थी कि कौन से रिलीजन में कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी गलत बातें हैं। तो ऐसे कंप्लीट होता था उनका रिलीजियस टॉक, जिससे रिलीजियस अलग अलग रिलीजन के बारे में डिबेट की जाती थी और डिस्कशन की जाती थी, राइट। सो स्टूडेंट, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है क्वेश्चनिंग फॉर्मर रिलीजन। सो अकबर की यूज द रिलीजियस नॉलेज लीड टू द इंटरफेथ डिबेट इन द इबादत खाना। उसने इबादत खाना खोला था जिसमें वो रिलीजियस नॉलेज की खोज करना चाहता था। अलग अलग बुक्स उसने रखी हुई थी, हिंदू, जैनिस, पारसीज, क्रिश्चियंस आए उसके कोर्ट में और उन्होंने डिस्कस की डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, राइट। अकबर रिलीजियस व्यू मिचॉर्ड क्वार्ट्स स्कॉलर ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेक्ट गैदर नॉलेज अबाउट द डॉक्ट्राइन। सो इससे हम ये बोल सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इच्छा थी दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनके बारे में खोज करना, क्विस्ट करना। तो इससे रिलेटेड वो उसके कोर्ट में सभी रिलीजियस स्कॉलर्स आते थे, जिसमें जूस्ट, क्रिश्चियन, राइट, हिंदू, पारसी, ज़ोरास्ट्रियन, सारे उसने रिलीजियस स्कॉलर अपने रखे हुए थे, जिससे वो अलग अलग रिलीजन के बारे में नॉलेज लेता था और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता था उनके सामने। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि अकबर जैसा रिलीजियस टॉलरेंस वाला किंग है, जो एम्परर है मुगल एम्पायर में, और कोई नहीं था। बाकी सभी में कट्टरता थी, रिलीजियस इनटॉलरेंस थी, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो दूसरे धर्म को अपना सकें, समझ सकें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो फुल फ्लैज कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें 10 टॉपिक है, 10 के 10 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने फुल फ्लैज है जो मुगल हिस्ट्री है इस चैप्टर में डिस्कस की। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, उनके सारे क्रॉनिकल्स के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से क्रॉनिकल इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हमें अलग अलग नॉलेज है जो वो मिलती है, राइट एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।